हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसमें स्यूडो फोर्स लगाने से उसका सॉल्यूशन आसान हो जाए। मैंने लास्ट की वीडियो में ये बता रखा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको स्यूडो फोर्स लगाना ही पड़े, लेकिन हाँ ये होता है कि किसी किसी क्वेश्चन में अगर आप स्यूडो फोर्स लगाते हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे स्यूडो फोर्स लगाने से क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि लिफ्ट के इनसाइड दो ब्लॉक्स दिए गए हैं। लिफ्ट के इनसाइड क्या दिए गए हैं? दो ब्लॉक्स दिए गए हैं। और आपको यहाँ पर निकालना है क्या? तो आपको निकालना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, सॉरी आपको निकालना है क्या कि टेंशन कितना होगा इस स्ट्रिंग में। तो देखिए आप इस जब क्वेश्चन को देखेंगे तो आप बोलें कि ऐसे क्वेश्चन को मैंने पहले सॉल्व कर रखा है। कहाँ सॉल्व कर रखा है? तो जब हम लोग किसी ही ब्लॉक को दो ब्लॉक को एक पुली के अराउंड रैप करते थे तो टेंशन आता था। आपको याद कीजिए, जो वहाँ टेंशन आया करता था आप बोलते थे 2m1m2g/m1+m2। होप कि ये बात आपको याद हो। नहीं याद है तो आप जाकर उस वीडियो को देखिए। मैंने बताया रखा था कि इस क्वेश्चन में इस फार्मूले को याद रखना बिल्कुल ही ज़रूरी है। तो चलिए इस फार्मूले को मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस में इस फार्मूले को कैसे यूज कर सके। तो मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि मैं इसके अंदर जो लिफ्ट है उसके अंदर एक ऑब्जर्वर को बैठा दूंगा। तो जब ये ऑब्जर्वर बैठेगा तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये दोनों ब्लॉक्स का मूवमेंट एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि ग्राउंड पे बैठकर इस दोनों ब्लॉक का मूवमेंट हुआ करता था। इस दोनों ब्लॉक्स का मूवमेंट हुआ करता था और जिसके लिए हम लोगों ने ये फार्मूला याद रखा था कि किसी ग्राउंड पे हम लोग बैठ कर इस ब्लॉक को कैसे देखा करते थे। तो बोलते थे कि एक ब्लॉक नीचे जाएगा एक ब्लॉक ऊपर जाएगा। और टेंशन के लिए ये फार्मूला हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पर डिराइव किया था, राइट। तो यहाँ पर जब ये ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठेगा, ये ऑब्जर्वर बोल रहा हूँ कि लिफ्ट के अंदर बैठेगा तो ये कुछ ऐसा ही मोशन देखेगा। लेकिन इस ऑब्जर्वर को पता नहीं कि ये एक नॉन इनर्शियल, मतलब ये एक झूठा ऑब्जर्वर है। ऐसे ऑब्जर्वर न्यूटन्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो हम लोग अब क्या करेंगे, बोले क्या कि अब क्या करें, इसके अंदर अब बैठा हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई तो तरीका होगा ताकि हम लोग न्यूटन्स लॉ को लगा सके यहाँ पर। तो बिल्कुल तरीका है कि आप क्या कीजिएगा कि एक स्यूडो फोर्स एडिशनल लगाइएगा। तो आप यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स अब लगाने वाले हैं। तो ये आपका फार्मूला हो गया। मैं बता रहा हूँ कि ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। और इस फार्मूले को देखिए अब हम लोग कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन है। आसान सा है नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आप बाहर पढ़िएगा तो इस क्वेश्चन को बनाने में कितने सारे उम्र आपको बीत जाएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि इस क्वेश्चन में स्यूडो फोर्स लगाने वाले। तो ये आपको ऑब्जर्वर हो गया, राइट। अब देखिए आपको पता है कि ये ऑब्जर्वर एक एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है, तो उसको अब बात को याद रखिएगा कि ये ऑब्जर्वर जो है एक एक्सलेशन से लिफ्ट के अंदर है तो एक एक्सलेशन से क्या जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो फोर्सेस लेंगे आपको पता है कि यहाँ पर फोर्स एक लेगा m2g, यहाँ पर लेगा एक फोर्स m1g, राइट। m2g m1g। ऊपर आपका फोर्स लगता है अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन, यहाँ पर भी टेंशन लगेगा। बोलिए कि अभी तक तो वही चल रहा है, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगा, अब हम लोग जीरो फोर्स लगाना शुरू करेंगे। तो ये ऑब्जर्वर अगर ऊपर जा रहा है एक्सलेशन से तो जीरो फोर्स दोनों ब्लॉक्स पे लगाएगा और नीचे की तरफ लगाएगा। नीचे की तरफ लगाएगा तो यहाँ पर लगाएगा m1, मास ऑफ बॉडी क्या है m1। और फ्रेम जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर ए से जा रहा है तो m1 इंटू ए नीचे की तरफ लगाएंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पर हो जाएगा आपका। तो ये क्या बोलेगा कि यहाँ पर जो हो जाएगा m2, मास हो गया बॉडी का m2 और एक्सलेशन a था ऑब्जर्वर का, राइट। लेकिन नीचे की तरफ लगाएंगे। तो आप इस जब क्वेश्चन को देखिएगा तो आप बोलिए कि थोड़ा सा तो सेम है लेकिन बस एक्स्ट्रा क्या लग चुका है, m1a और m2 है, राइट। मतलब कुछ हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे मॉडिफाई क्यों ना कर दिया जाए। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसे करेंगे, राइट। एक सेकेंड, क्या करें, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ता है हमेशा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको दिखाने वाले क्या हैं, इस पे जो फोर्स मैं ऐसा कर रहा हूँ कि दिखा रहा हूँ m1
ए जी प्लस है, राइट, ए प्लस जी या जी प्लस है, जी प्लस है, और यहाँ पर जो दोनों फोर्स को ऐड किए तो हो जाएगा m2 and this will become g plus a and you already have tension T in upward direction। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या हो चुका है कि आपका सिचुएशन कुछ बिल्कुल ही आसान हो चुका है कि आप यहाँ विश क्या करेंगे कि यहाँ पर दिक्कत कुछ नहीं है, बस g के जगह पे g प्लस ए आ चुका है, g के जगह पे क्या आ चुका है, g प्लस ए। तो हम लोग क्या बोलेंगे ना कि कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग g के जगह पे एक नया नाम इंट्रोड्यूस करेंगे, g इफेक्टिव। हम लोग एक नया नाम यूज करने वाले हैं यहाँ पर g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव का नाम मैं देने वाला हूँ g प्लस से। g इफेक्टिव का नाम देने वाला क्या, g प्लस से, और सारा कैलकुलेशन मैं वैसे ही करूँगा, मतलब g प्लस ए को एक नया नाम दे दिया गया है g इफेक्टिव हर जगह पर, या g डैश जो भी नाम दीजिए, ठीक है। तो जी डैश आप नाम दीजिए या जी इफेक्टिव, और बोलूँगा कि अब आप वो फार्मूला बिल्कुल यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा सिचुएशन उसी तरीके से है जैसे हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था कि ऊपर फोर्स लगता था टेंशन और नीचे लगता था m1g और m2g। तो जो टेंशन का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस क्या m2, m1 प्लस m2 इंटू क्या बोल सकते हैं आप, g इफेक्टिव। आप वीडियो को जाकर देखिए, वहाँ पे थर्ड या फोर्थ वीडियो हो सकता है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी फोर्थ वीडियो, राइट। तो g इफेक्टिव, और यहाँ पर आप बोलिए कि अब तो आसान हो गया और टेंशन आपका कैलकुलेट हो चुका है, 2m1 m2 अपॉन क्या m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस ए, जी प्लस क्या हो गया a, राइट। अब आप बोलिएगा क्या कि यहाँ पर आप सीरो फोर्स लगाए, ये आसान हो गया, ठीक। यहाँ पर सीरो फोर्स लगाने पे क्या हो गया, आसान हो गया। तो हम लोग इसको किसी और तरीके से, आप जी इफेक्टिव नाम जो मैंने दिया, तो क्या जी इफेक्टिव किसी और तरीके से सोच सकते हैं? तो मैं बोलूँ क्या, बिल्कुल सोच सकते हैं। आप याद कीजिए रिलेटिव मोशन, आप याद कीजिए क्या, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में मैं ये बोला करता था, रिलेटिव मोशन में मैं ये बोला करता था, इस फॉर्मूले को मैं हटा लेता हूँ। रिलेटिव मोशन में बोला करता था क्या कि अगर कोई लिफ्ट के इनसाइड है, ठीक है, अगर लिफ्ट के इनसाइड है तो हम लोग क्या करते थे क्या कि लिफ्ट के अंदर कोई अगर बंद है, ठीक है, और मैं बोलता था क्या कि अगर लिफ्ट के अंदर कुछ भी हो, बॉल को ड्रॉप किया जाए, आप ऊपर थ्रो कीजिए, कुछ भी थ्रो कीजिए, हालांकि और लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा हो यहाँ पर, तो मैं क्या बोला करता था कि आप हर चीज़ इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कीजिए। आपको याद करना होगा रिलेटिव वेलोसिटी लिफ्ट केस, आपको जाकर वीडियो सर्च कीजिए रिलेटिव वेलोसिटी में जो लिफ्ट का केस था, मोशन इनसाइड द लिफ्ट, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर। तो मैं क्या वहाँ बोला करता था कि अगर आप लिफ्ट के इनसाइड बैठ जाएंगे तो आप क्या कीजिए कि हर चीज़ को लिफ्ट के रिस्पेक्ट में लगाइए, और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जो जी होता था वो हम लोग बोलते थे क्या, जी प्लस ए, जी प्लस क्या बोलते थे, ए। अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो जी प्लस ए एक्सलेशन हो जाएगा इस दुनिया का, और वो नीचे की तरफ लगेगा, वो एक्सेलेरेशन किधर लगेगा, नीचे की तरफ। मुझे डाउट रहा है कि आपको याद है या नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आपको ये वीडियो जाकर देखना होगा, वहाँ पर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है ये बात को। तो जो एक्सेलेरेशन होगा कितना होगा, नेट एक्सेलेरेशन इस दुनिया का जी प्लस है। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि लिफ्ट अगर एक एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा हो तो इस दुनिया का एक्सेलेरेशन हो जाता है, मतलब लिफ्ट के अंदर हर चीज़ों का एक्सेलेरेशन हम लोग मान सकते हैं जी प्लस ए, इसको हम लोग नाम बोलते थे जी इफेक्टिव। तो एक तरीके से वही केस आप समझ जाइए कि लिफ्ट के अंदर अगर बैठकर इसको कैलकुलेट करना शुरू करें तो लिफ्ट के अंदर की सारी चीज़ों का एक्सेलेरेशन हो चुका है, मतलब जी इफेक्टिव जो हो चुका है, हम लोग ऐसा बोलना चाहें, लिफ्ट के अंदर के सारी चीज़ों का जो जी इफेक्टिव हो गया है, कितना हो चुका है, जी प्लस ए, और उसको हम लोग अगर मान लें तो ये आपका आंसर आएगा। तो आप बोलिएगा क्या कि अगर ये लिफ्ट अगर नीचे ए एक्सेलेरेशन से आना शुरू हो जाए, नीचे एक्सेलेरेशन से आना शुरू है, तब कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि जी माइनस ए, आप क्या बोलिएगा, जी माइनस ए, राइट। तो चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। तो आगे हम लोग अगर बात करें तो आगे आपके पास ये क्वेश्चन है कि फाइंड द रिक्वायर्ड एक्सेलेरेशन ऑफ वेज सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ओवर इट। सरफेसेस सारे स्मूथ हैं, तो आपको बोला क्या कि इस वेज को कितने से मूव करवाए ताकि इसके ऊपर स्लाइड ना करे। तो एक्चुअली होता है क्या कि जैसे से हम लोग वेज को पीछे खींचेंगे तो क्या हुआ कि ब्लॉक को ऐसा लगेगा कि मुझे को वेज छोड़कर जा रहा है। आप इमेजिन कीजिए, अगर हम लोग इफ विल पुल द वेज टुवर्ड्स राइट,
दिस ब्लॉक विल फील लाइक द वेज इज द वेज इज मूविंग अवे फ्रॉम इट, राइट। तो इसको ऐसा लगेगा कि वेज मेरे को छोड़कर जा रहा है, लेकिन वही हम लोग अगर वेज को ऐसे एक्सलेट करें तो ऐसा लगेगा इस ब्लॉक को कि वेज इसको होल्ड किया, इसको नीचे गिरने नहीं दे रहा है। मतलब ब्लॉक जैसे ही नीचे स्लाइड आना चाहेगा, वेज इसको थोड़ा सा आगे से जाते हुए उसको होल्ड करना चाहेगा। ठीक है, तो आप इस प्रैक्टिकल को घर पे ही कर सकते हैं। आप क्या कीजिए कि कोई छोटा सा डस्टर लीजिए, कुछ रेक्टेंगुलर ब्लॉक लीजिए, अपने हाथ पे थोड़ा इंक्लाइन कर कर रखिए, इसको अपने हाथ पे थोड़ा इंक्लाइन कर रखिए और अपने हाथ को एक्सलेट कीजिए, यहाँ पर डस्टर कीजिए। तो ऐसे कीजिएगा तो ये गिरने के चांसेस कम जाएंगे, लेकिन वैसे आप खींचिएगा तो ये तुरंत गिर जाएगा यहाँ पर। तो आप ऐसे इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो अब आपको बताना है क्या कि फाइंड द रिक्वायर्ड एक्सेलेरेशन ऑफ वेज सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ओवर इट। तो एक बात तो पता है कि इसको नहीं स्लाइड करने के लिए इधर एक्सेलेरेट करना होगा, तो वही एक्सेलेरेशन आपको निकालना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, तो सोल्यूशन में ऐसा सोचता हूँ कि आप इस वेज पे बैठ जाइए, ठीक है, आराम से बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस खुद ना गिर जाए। तो यहाँ पर आपका ब्लॉक हो गया। तो अब देखिए एक बात तो है कि आप इस पर बैठे हुए हैं तो आप लगाने वाले हैं जीरो फोर्स, इस बात को ध्यान करके रखिएगा। तो जो फोर्सेज लगने हैं यहाँ mg आपका हो जाएगा, एक आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। और ये जो आपका थीटा है तो आपको पता है यहाँ पर जीरो फोर्स आप लगाने वाले। जीरो फोर्स जो है ये आपका जो एक्सलेशन है वेज के साथ इधर की तरफ है, तो जीरो फोर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट में लगेगा और वैल्यू हो जाएगा मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सलेशन ऑफ फ्रेम। मुझे ए निकालना है। तो ये हो चुका है। अब देखिए ये क्या दिया गया है कि वेज स्लाइड, ब्लॉक जो है वेज पे स्लाइड नहीं कर रहा है। तो अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है मतलब अलोंग द वेज जो नेट फोर्स क्या हो गया है, जीरो। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो नेट फोर्स क्या हो गया है, जीरो। तो चलिए फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। शायद आपको पता है कि ये एंगल थीटा होगा और mg का आपको कंपोनेंट पता होता है। तो mg का कंपोनेंट आपको याद है अगर, तो हम लोग बोलते क्या है कि इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग mg साइन थीटा हो जाएगा, सॉरी इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हो जाएगा mg साइन थीटा। 1 सेकेंड, आई एम नॉट गोइंग टू रीडू द वीडियो बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि mg हो जाएगा mg साइन थीटा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हो जाएगा, राइट। और एक जो कंपोनेंट हो जाएगा इस तरफ के अलोंग होता है क्या, mg कॉस थीटा, याद कीजिए इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। ma का कंपोनेंट हम लोग नहीं जानते हैं, वो भी यहाँ पर जान जाएंगे। ma का कंपोनेंट एक आएगा ऊपर की तरफ और एक आएगा इधर की तरफ, राइट। ma बीचों बीच रहना चाहिए हमेशा। तो ऊपर की तरफ जो आ जाएगा वो कितना आएगा, ma व्हाट, इट इज ma कॉस थीटा, क्योंकि थीटा एंगल है वो बना रहा। ये एंगल कितना है, इंक्लाइन प्लेन से बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो ma कॉस थीटा, राइट। और ये जो हो जाएगा ma साइन थीटा, ma का जरा साइन थीटा। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिंस ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग, हम लोग बोलेंगे क्या कि सिंस ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग, सो हम लोग ये बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, ऑब्जर्वर जो आपने देख रहा है ऑब्जर्वर, एफ नेट अलोंग इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइन प्लेन जो होगा क्या, विल बी जीरो, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या होगा, जीरो होगा। तो सोचिए कि नीचे क्या लग रहा है, mg साइन थीटा, नीचे लग रहा है mg साइन थीटा, ऊपर लग रहा है ma कॉस थीटा, राइट। तो आप बोलिएगा क्या कि mg साइन थीटा माइनस ma cos theta should be equal to what, it should be equal to 0, or you can say here, so you can say g sin theta is equal to a cos theta, and now you have the a is equal to g tan theta। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो इस एक्सेलेरेशन से अगर आप एक्सेलेरेट करते हैं तो ये ब्लॉक जो है नीचे नहीं गिरेगा, इस पे होल्ड रहेगा, इंक्लाइन प्लेन पे आपका वैसे ही चिपका रहेगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इन प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज द रिक्वायर्ड फोर्स एफ
फॉर ब्लॉक टू नॉट स्लाइड ओवर द वेज, मतलब इसमें आपको फोर्स बताना है। फोर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर लग रहा है। तो एक बात तो आपको पता हो चुका है कि हम लोग लास्ट केस से ही उठाकर चलेंगे यहाँ पर, कि एक बात तो पता हो गया है कि ए जो आ गया है आपका जी tan थीटा, पिछले केस में हम लोग कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, ये कितना आ गया जी tan थीटा। तो देखिए अब एक बात श्योर है कि अगर ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है तो बोथ कैन बी ट्रीटेड एज कंबाइंड मास। हम लोग इसको कंबाइंड मास मान सकते हैं, क्योंकि दोनों तो एक ही साथ चल रहे हैं। अब स्लाइड तो कर नहीं रहा है, ये जो ब्लॉक है इस इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड तो कर नहीं रहा है। अगर स्लाइड नहीं कर रहा है तो आप इसको एक मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आप एक मास की तरह ट्रीट करेंगे तो आप बोलेंगे क्या कि एफ नेट इज इक्वल टू एम नेट इंटू ए, राइट। वी हैव यूज दिस इक्वेशन। एम नेट इज बेसिकली कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम एंड ए इज बेसिकली जी tan थीटा। तो देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रहे थे। कोई ये छोटा वाला ब्लॉक है इस बड़े वाले वेज पे इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड नहीं कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने उसको एक ब्लॉक मतलब एक ही सिस्टम बना, ऐसा माना कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं। चलिए फिर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है क्या कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ वेज फॉर ब्लॉक टू लूज कांटेक्ट विथ इट। तो देखिए मैं इसके बारे में मैंने डिस्कस लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, जब आपको स्लाइड नहीं करना था। मैंने बताया क्या कि इसको जब आप खींच लीजिएगा, इस तरफ से खींचिएगा, तो इसको ऐसा लगा कि मेरे पैरों तले कोई ज़मीन खींच रहा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह से पुल आउट करेंगे, सो दिस ब्लॉक विल फील लाइक समवन इज रिमूविंग द अर्थ बीनीथ दिस, राइट। So what will happen? It will start losing the contact with the inclined plane. This block will start losing the contact with the inclined plane. So in this case, we have to calculate what is the minimum horizontal acceleration. We can say that what is minimum horizontal acceleration. हम लोग बोल सकते हैं कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, क्योंकि अगर ज़्यादा से खींचेंगे तो और दाया चलाएगा, मतलब और कांटेक्ट लूज करेगा। तो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कि क्या मिनिमम एक्सेलरेशन कितने से खींचा जाए ताकि ये कांटेक्ट को जस्ट लूज करे, राइट। तो देखिए अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, सोल्यूशन में क्या बात करते हैं। सोल्यूशन हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन हो गया है, राइट। बिल्कुल आसान से बनाएंगे, इतना करने का ज़रूरत है नहीं। और ये आपका ब्लॉक हो चुका है, यहाँ ऑब्जर्वर को बैठा दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग कांटेक्ट लूज़ करवाना है। इस ऑब्जर्वर क्या बोलेगा क्या कि यहाँ से नॉर्मल फोर्स, जो दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है उसको हम लोग को ज़ीरो कर देना है। तो चलिए हम लोग फोर्सेस को दिखाते हैं। फोर्सेज जो लेंगे mg नीचे लगते हैं आपके, और नॉर्मल यहाँ पर लगेगा आपका, नॉर्मल यहाँ पर हो गया। अब देखिए जीरो फोर्स लगाने की बारी आती है, तो ये अगर खुद इधर जा रहा है तो जीरो फोर्स किधर लगेगा, इस तरह से कुछ लगेगा ma के बराबर, राइट। ये जो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल अगर थीटा है तो हॉरिजॉन्टल से एम ए जो ही बनाएगा वो कितना बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। सो दिस एंगल विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज थीटा, राइट। अब हम लोग बात करते हैं फोर्सेस की, मतलब इसको रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस की, राइट। तो अगर फोर्सेस को रिजॉल्व करें तो आपको पता है कि हम लोग इसमें इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग और परपेंडिकुलर में करते हैं। तो आपको पता है कि एम जी का कंपोनेंट आता था कितना, एम जी वट, एम जी साइन थीटा, राइट। और ये जो एम जी का कंपोनेंट आता था कितना, एम जी कॉस थीटा, राइट। अब एम ए की बात करें तो एम ए का भी एक कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग आएगा, और उसको आप बोलेंगे क्या कि एम ए कॉस थीटा, क्योंकि एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, मतलब इंक्लाइन प्लेन से एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा बना रहा है। और एम ए का कंपोनेंट एक ऊपर जाएगा, और वो आप बोलेंगे क्या कि एम ए ऑब्वियसली बच गया कंपोनेंट कितना, एम ए साइन थीटा, राइट। तो ये नॉर्मल के लॉन्ग हो गया। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, रूल ये बोलता है, देखिए, सिंस ब्लॉक इज लूजिंग कॉन्टेक्ट विद द इंक्लाइन प्लेन, सिंस ब्लॉक इज लूजिंग कॉन्टेक्ट विथ इंक्लाइंड प्लेन, तो अगर कांटेक्ट वह इंक्लाइन प्लेन से लूज करा है उसका मतलब कोई कांटेक्ट है ही नहीं, तो नॉर्मल को क्या करना है, वहाँ पर जीरो पुट करना है। कोई कांटेक्ट रहेगा नहीं तो नॉर्मल एक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सोचिए कि अगर कोई ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है तभी कांटेक्ट है, तभी आपका नॉर्मल है।
if they will remove the contact, so suppose we will pull it up, right? So if we will pull it up, the normal force between this block and ground will become zero. तो सेम थ्योरी यहाँ भी एप्लीकेबल है. The moment block will lose contact with the inclined plane, the normal force will become zero. करेक्ट. तो नॉर्मल आपको क्या कर देना है, जीरो कर देना है इस तरह से. अब नॉर्मल जीरो कैसे होगा, तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऊपर की तरफ एम ए साइन थीटा लग रहा है आपको, नॉर्मल के अलॉन्ग ऊपर की तरफ लग रहा है. आप ऐसे समझिए कि नॉर्मल को अलॉन्ग लग रहा है, और नीचे इसको होल्ड करना चाह रहा है एम जी कॉस थीटा. तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर हम लोग फोर्सेज को लगाएंगे, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर हम लोग फोर्सेज को लगाएं तो ये बोलेंगे क्या कि एन लग रहा है उस तरफ, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है एन, तो एन प्लस एम ए साइन थीटा ऊपर लग रहा है नॉर्मल के साइड ही, माइनस एम जी कॉस थीटा क्या लग रहा है नीचे, इज इक्वल टू जीरो. वो आदमी बैठा क्या बोलेगा कि जीरो बोलेगा, क्योंकि तो मूव कर नहीं रहा है अभी उसके रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पर आपका नॉर्मल को अगर आप जीरो पुट कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मल कांटेक्ट छोड़ चुका है, मतलब ब्लॉक जो है इंक्लाइन प्लेन से कांटेक्ट कर चुका है, छोड़ चुका है. तो पुट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल जीरो, एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी एम विल गेट कैंसल्ड आउट, and you will get a is equal to g cos theta by sin theta. So what is g cos theta by sin theta? g cot theta. तो यहाँ पर एक्सलेशन जो होना चाहिए g cot theta, मतलब लास्ट पिछले वाले केस में g tan theta था और यहाँ पर क्या होना चाहिए g cot theta. तो आप मिनिमम g cot theta से अगर आप उसको पुल आउट करेंगे बैक में, तो ये जो ब्लॉक है उससे कांटेक्ट छोड़ देगा. The block will leave contact with the inclined plane if we'll pull it out from g cot theta. Okay, now we have similar question on the basis of last one. In this question we have, in the previous question, find the required horizontal force F for that. Means इसमें हम लोग कितना फोर्स लगाएंगे ताकि ऐसी घटना हो. ऐसी घटना कहने का मतलब जो ब्लॉक है वो इंक्लाइन प्लेन से जस्ट कांटेक्ट छोड़े. तो आपको एक बात तो पता है कि इसको पुल आउट करने के लिए ए का वैल्यू कितना होना चाहिए था, मिनिमम होना था जी कॉट थीटा. ठीक है, तो मिनिमम फोर्स जो चाहिए था जी कॉट थीटा, तो वैसा मिनिमम जो एक्सलेशन चाहिए था वो कितना चाहिए था, जी कॉट थीटा. तो उतना एक्सलेशन होने के लिए हम लोग को फोर्स कितना लगाना है. तो देखिए बहुत लोग क्या बोलने वाले हैं कि बिल्कुल पता है हम लोग को, लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने नेट फोर्स बाय नेट मास बोला था, इसमें भी मैं वही करने वाला हूँ. लेकिन मैं बोलने वाला कि इस केस में हम लोग नहीं करने वाले हैं. हम लोग ऐसा नहीं निकले वाले हैं, एक सेकेंड में एक बार लिख देता हूँ उसके बाद करता हूँ. हम लोग ऐसा नहीं निकले वाला है कि एम प्लस एम नेट मास हो गया इंटू एक्सलेशन हो गया जी कॉट थीटा. दैट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द राइट कॉन्सेप्ट, रॉन्ग कॉन्सेप्ट, what I just said, this is the wrong answer using the wrong concept, right. हम लोग का सही आंसर क्या है, तो ऐसा सोचेंगे. देखिए यहाँ पर जो ब्लॉक है इंक्लाइन प्लेन से कांटेक्ट छोड़ चुका है, तो कांटेक्ट जब छोड़ चुका है तो दोनों के बीच में कोई तो इंटरेक्शन है नहीं. लास्ट केस में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे, तो दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक थे. तो इन दैट केस इफ दे आर they are stuck with each other, in that case we can consider them as combined mass. But now what is happening here, the block just left contact with the inclined plane, and if that will happen, we will consider that inclined plane as a single mass, because now there is no contact between block and inclined plane. So basically हम लोग इसमें ABD में F बस लगाएंगे और इसका एक्सलेशन A is equal to बोलेंगे G cot theta. हम लोग बोलेंगे कि since block lost contact with plane, hence plane will be considered एज सिंगल मास, राइट. इसमें हम लोग को उसको एक ही अकेला लेना पड़ेगा, सिंगल मास, राइट. तो अगर हम लोग सिंगल मास कंसिडर करेंगे तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू मास ऑफ प्लेन इंक्लाइन प्लेन कैपिटल M एंड एक्सेलरेशन इज G cot थीटा. तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट. So this is the answer of this question, right.
सो ये दोनों में डिफरेंस है कि लास्ट क्वेश्चन में दोनों स्टिक कर रहे थे, दोनों एक साथ चल रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने एक मास कंसिडर किया, और इसमें दोनों ने कांटेक्ट लूज कर दिया है, तो इसलिए हम लोग इंक्लाइन प्लेन को सिंगल मास ट्रीट करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग वेरिएबल मास बेस्ड न्यूटन्स लॉ पे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।